गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने राज्य के आवश्यक तत्व के बारे में अध्ययन किया था कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, जैसे जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता ही वह तत्व है जो मानव समुदाय से राज्य को भिन्न बनाती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में या विभिन्न देशों में विभिन्न तरह के समुदाय कार्य करते हैं, लेकिन संप्रभुता ही वह गुण है जो राज्य को अन्य समुदाय से क्या करती है, भिन्न बनाने का काम करती है, मानव समुदाय से भिन्न बनाने का कार्य करती है। यह लॉस्की की परिभाषा है। इसी तरह गेटिल ने कहा है कि संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो इसे अन्य समुदाय से अलग करता है। संप्रभुता यह विधि शास्त्र का और राजनीति शास्त्र के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसे ही आज हम अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, आपने संविधान की उद्देशिका को बहुत अच्छे से अध्ययन किया होगा कि संविधान की उद्देशिका हमें क्या कहती है। संविधान की उद्देशिका के बारे में आप सभी ने बहुत अच्छे से अध्ययन कर रखा होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, स्टार्टिंग में ही प्रभुत्व संपन्न शब्द का उल्लेख किया गया है, समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमने अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मर्पित किया, लेकिन हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। उद्देशिका के संदर्भ में भिन्न भिन्न विवाद सामने आते रहे। जैसे पहले इंद्री बेरूबारी यूनियन का मामला आया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने अपना विचार व्यक्त किया और कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, इस मामले में तय किया गया। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में निर्णय को, बेरूबारी के निर्णय को पलट दिया गया और कहा गया नहीं, उद्देशिका संविधान का भाग है और किसी भी साधारण अधिनियम में उद्देशिका का वही महत्व है जितना संविधान का है। ठीक है, उद्देशिका का साधारण अधिनियम में उद्देशिका को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना संविधान में दिया गया है। ठीक है, तो संविधान में जब उद्देशिका का महत्व बता दिया गया है तो उसी में एक विशेषता हमको उल्लेखित होती है, प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, या संप्रभु होना। अब संप्रभु को हम वन बाय वन, एक के बाद एक, उसके विचारों को, विभिन्न विधि शास्त्रों ने उसको संदर्भ में क्या विचार दिए, उनका अध्ययन करते हैं। संप्रभु का अर्थ क्या है, इसके संबंध में क्या विचार समाज में है, इसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता क्या है? सोवरेनिटी का मतलब होता क्या है? सोवरेनिटी का मतलब होता है आंतरिक और बाहरी मामलों में कोई भी राज्य किसी के भी अधीन नहीं हो। कोई भी राज्य किसी के भी अधीन नहीं होना, आंतरिक हो या हो बाहरी मामले, वह अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले। बाहरी मामले कैसे? जैसे वह स्वतंत्र हो कि किस देश से उसको मित्रता रखनी है और किस देश से उसको मित्रता नहीं रखनी है, किस देश से उसको संधि करनी है, किस देश से संधि नहीं करनी है, इस मामले में वो स्वतंत्र हो। इसी तरीके से वो व्यापार करने में स्वतंत्र हो या उसके और भी किसी तरह के समझौते हों, हर काम में वो स्वतंत्र हो, वो किसी के अधीन कार्य नहीं करे। बाहरी संबंध में बात कर रहे हैं, मतलब विदेश मामलों में, संधि में, मित्रता में, व्यापार, व्यवसाय, हर मामले में स्वतंत्र हो, अपने निर्णय स्वयं लेता हो, किसी अन्य देश के अधीन रह के वो निर्णय नहीं लेता हो। जैसे 1947 15 अगस्त से पहले भारत के हर फैसले, क्योंकि हम ब्रिटेन साम्राज्य के अधीन थे, तो हर फैसले ब्रिटेन ही हमारे लेता था, भले आंतरिक मामले हो, बाहरी मामले, हमारे देश से संबंधित जो भी निर्णय लेना होता था ब्रिटेन लेता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद हम स्वतंत्र हो गए और हमें संप्रभुता प्राप्त हो गई। स्वतंत्रता के संप्रभुता का अर्थ यही है कि अब हम अपने विदेशी मामले हों या आंतरिक मामले हों, बिना किसी दबाव के कोई भी निर्णय ले सकते हैं। आंतरिक मतलब हमारे देश के भीतर के कोई भी मामले हों, उसके बारे में भी हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं। और बाहरी मामले मतलब विदेश से संबंधित जो भी निर्णय है वो भी हम स्वयं ले सकते हैं। हमें किसी से व्यापार करना, मतलब कोई हथियार खरीदना हो या कोई भी खाने का पदार्थ खरीदना हो
या फिर और कुछ करना हो, या फिर हमें कोई युद्ध के हथियार लेने हो, या कोई अदर चीज़ें जो कि हमारी नेसेसरी के लिए ज़रूरत हो, हमें किसी को सहायता करना हो, किसी को हमारी सहायता करना हो, इन सब चीज़ों के लिए अब भारत स्वतंत्र है कि हमें किसकी सहायता प्राप्त करनी है, किसकी नहीं करनी है, किसे हमारे मित्र बना के रखना है, किसको नहीं रखना है। इस सब मामलों में अब भारत स्वतंत्र है, मतलब संप्रभु राज्य है। ठीक है। पर भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भी राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ले रखी। अक्सर जब भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ग्रहण कर रखा है तो भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भी होता है। पूर्व में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हो चुका है। इसी कारण भारत की आलोचना की जाती है कि जब भारत संप्रभु है तो उसने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को क्यों ग्रहण कर रखा है। और लोगों ने कहा इससे राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने से, कॉमनवेल्थ की जो सदस्य है वो ग्रहण करने से संप्रभुता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और ये मानते हैं लोग कि इसके कारण क्या है, ये विदेशी शक्तियों के अधीन है। परंतु इसके संदर्भ में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्टीकरण दिया था 10 मई 1949 को कि बहुत समय पहले हमने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का व्रत लिया था, वह स्वराज हमें प्राप्त हो चुका है। क्या कोई राज्य दूसरे देश से मैत्री करने से अपनी स्वतंत्रता को खो देता है? मैत्री या संधि सामान्यतः अर्थ पारस्परिक वचनबद्धता से। उनका कहना था कि अगर हम सिर्फ किसी राज्य के साथ मैत्री रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी स्वतंत्रता को खो रहे हैं। इस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी 10 मई 1949 को। और यहाँ यह भी कहा जाता है कि इसके लिए सदस्यता के लिए भारत को मजबूर नहीं किया गया है। भारत ने स्वयं इसकी सदस्यता स्वीकार करी है और जब इच्छा हो जब वो क्या कर सकता है, इसकी सदस्यता को त्याग भी सकता है। इस तरह ये विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। इस तरह जो भारत है वो किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। भारत ने ये जो भी लिया है, मतलब कॉमनवेल्थ की जो सदस्यता ली है, अपनी इच्छा अनुसार ली है, बिना किसी दबाव के ली हो, और जब चाहे वो इसके क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। ठीक है। और यह भी कहा गया कि इससे हमारे देश पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, या कोई भी विधिक प्रभाव ये चीज़ नहीं डालती है कि वो आपको किसी कार्य को करने के लिए मजबूर करे, या किसी भी तरह का विधिक प्रभाव नहीं डालती है। आपकी संप्रभुता पर, आपकी जो सोवेरेनिटी है उस पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं डालती है। इसी संबंध में श्री रामास्वामी के अनुसार यह एक सौजन्य व्यवस्था मात्र है जिसमें कोई भी संवैधानिक महत्व नहीं है। मतलब श्री रामास्वामी ने भी इसके संबंध में स्पष्ट कर दिया कि यह सिर्फ एक व्यवस्था मात्र है जिसमें कोई संवैधानिक महत्व नहीं है कि आप किसी चीज़ के अधीन हो गए या कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि भारत की प्रस्तावना में किस तरीके से दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि संप्रभुता का क्या अर्थ होता है। विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा दी है। संप्रभुता अंग्रेजी के सोवेरेनिटी शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के सुपर एनस से लिया गया है। सुपर का मतलब सर्वोच्च और एनस का मतलब शक्ति। ठीक है। सर्वप्रथम बोंदा ने प्रभुता संपन्न को क्या कहा था, परिभाषित किया था, और उन्होंने परिभाषित क्या दी थी कि यह राज्य की पूर्ण और शाश्वत शक्ति होती है। सर्वप्रथम जो बोंदा जी थे उन्होंने प्रभुता संपन्न को परिभाषित किया था और उन्होंने कहा था यह राज्य की पूर्ण और शाश्वत शक्ति है। ठीक है। और इन्होंने अपनी द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक में इस शब्द का प्रकाशन किया था। ठीक है। संप्रभु का मतलब आपको समझ में आ गया। वह सर्वोच्च शक्ति जो अपने बाहरी और आंतरिक मामले में स्वतंत्र निर्णय लेती है, वह किसी के अधीन नहीं है। अब विभिन्न विधि शास्त्रों ने इसके संदर्भ में क्या कहा, वन बाय वन हम देखते हैं। हॉब्स के अनुसार प्रभुता सर्वश्रेष्ठ शक्ति होती है जो धर्म से भी श्रेष्ठतर है। राज्य की समस्त विधियां प्रभुत्व संपन्न से निकलती है, अतः वह स्वयं इन विधियों को मान्य करने के लिए बाध्य नहीं है। हॉब्स जो कहते हैं कि प्रभुता संपन्न होने जो है वही सर्वश्रेष्ठ शक्ति मतलब सर्वोच्च है, और उन्होंने यह भी कहा कि धर्म से भी श्रेष्ठतर है, और जो भी विधियां बनाई जाती है वो प्रभुत्व संपन्न शक्तियों के द्वारा ही बनाई जाती है, और पर जिनके द्वारा ये शक्तियाँ बनाई जाती है वो खुद इसकी विधि का मान्य नहीं करते या ये विधियों का पालन नहीं करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अतः वह स्वयं इन विधियों को मान्य करने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब वो माने ये इसके लिए बाध्य नहीं है। हॉब्स का विचार है। ठीक है। इसी तरह
जब हाब्स ने इस तरह का विचार दिया तो प्यूफेनडॉर्फ ने इसके विचारों का खंडन कहा और ये कहा माना कि ये प्रभुता सर्वशक्तिशाली होती है। उन्होंने कहा कि प्रभुता शक्ति राज्य में सर्वश्रेष्ठ अवश्य है, किंतु पूर्ण शक्ति नहीं है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। इसी तरह इन्होंने कहा कि जो प्रभुता संपन्न शक्ति है जो राज्य में सर्वश्रेष्ठ अवश्य पर पूर्ण नहीं है। अगर इस शक्ति को भी सीमित करना हो तो किससे किया जा सकता है? संविधान के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। इसी तरह ब्राइस ने प्रभुता के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि यह ऐसे व्यक्ति में निहित होती है जिसकी इच्छा दूसरे व्यक्तियों को उसकी आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य कर देती है। ठीक है। प्रभुता संपन्न की इच्छा किसी अन्य व्यक्ति हो सकती है कि इच्छा से शासित नहीं होती है। ब्राइस ने क्या कहा इस संदर्भ में, देख लीजिए कि प्रभुता के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इन्होंने कहा कि यह ऐसे व्यक्ति में निहित होती है जिसकी इच्छा दूसरे व्यक्ति को उसकी आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य कर देती है। प्रभुत्व संपन्न शक्ति की इच्छा किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा से शासित नहीं हो सकती है। जो प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति है वह उसकी इच्छाएं जो है वह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा शासित नहीं होती है। अब हम आगे देखते हैं इस संदर्भ में ऑस्टिन के विचार। ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार में उनकी पुस्तक 1832 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। द लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। जो हमारे ऑस्टिन थे यह हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित थे और प्रभावित होकर जिस तरह हमने देखा कि उद्देशिका में क्या संदर्भ दिया गया है, इसी तरह ऑस्टिन ने क्या करा है, अपनी कुछ परिभाषा दी है। इसको देख लेते हैं। यदि कोई सुनिश्चित वरिष्ठ व्यक्ति जो किसी अन्य समान वरिष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने का आदि न हो, किसी समाज विशेष के अधिकांश लोगों द्वारा उसकी आज्ञाओं का पालन किया जाता है, तो ऐसा सुनिश्चित वरिष्ठ व्यक्ति उस समाज का प्रभुताधारी होगा और वह उस वरिष्ठ व्यक्ति को मिलाकर राजनीतिक और स्वतंत्र समाज कहलाएगा। कुल मिलाकर संप्रभुत्व शक्ति जो कि एक विशेष वर्ग क्या करता है, अन्य वर्ग उसका क्या करता है, आज्ञाओं का पालन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑस्टिन के विभिन्न विचार और अन्य के विचार संप्रभुता के संदर्भ में देखेंगे। ओके, थैंक यू, वॉच द वीडियो।